हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडिटोरियल डिस्कशन। डेट आज की 16 जुलाई 2025 और देख लेते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखो, आज हम पहला आर्टिकल डिस्कस करेंगे, वो रहेगा इंडिया तालिबान रिलेशंस को लेकर के कैसे हम एक प्रोग्रेसिव मैनर में एंगेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, सजेशंस बड़े ऑप्टिमिस्टिक है बट यस इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। दूसरा आर्टिकल है फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस, कि भाई जिस तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था 2006 में, उसमें बीच बीच में चेंज करने की कोशिशें की गई है बट यस उसमें चेंजेस जो लाए जाएं वो एटलीस्ट कम्युनिटी, जो लोकल कम्युनिटी रहती है, ट्राइबल कम्युनिटी रहती है जंगल में, उनको सेंटर में ला करके करना चाहिए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल है फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस, समझेंगे इसको। तो दो आर्टिकल्स हैं। पहला आर्टिकल है 7 स्टेप्स टू रीबिल्ड ब्रिज टू काबुल। इंडिया और नेबरहुड रिलेशंस को लेकर के ये टॉपिक आपका जीएस पेपर 2 का है, उसके साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। देखो, जब तालिबान ने टेक ओवर किया 2021 में एक बार फिर से, तब अपने आप में एक सवाल उठ रहा था, बातें बन रही थी कि तालिबान तो है वो जिहादी टेररिस्ट है, तालिबान जो है वो तो पाकिस्तान का एक पपेट है। ये सारी चीज़ें, थ्योरीज बहुत सारी डेवलप हुई थी। बट विद द टाइम आज अगर देखा जाए तो तालिबान चाहता है कि अफगानिस्तान प्रोग्रेस करे। तालिबान कभी भी ये नहीं चाहता कि उसकी ज़मीन इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो उसके अगेंस्ट में यूज़ हो। तो ऐसे में हमें तालिबान को समझना होगा इन पिछले 4 सालों के अंदर में क्या क्या डेवलपमेंट्स वहाँ पर हुए हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो 2001 में जब 9/11 अटैक हुआ था यूएसए में, उसके बाद में एक तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने अपना ऑपरेशन अगेंस्ट टेररिज्म चलाया था, ठीक है ना। तो उसके दौरान अमेरिका ने 20 साल लंबी लड़ाई लड़ी तालिबान के खिलाफ में अफगानिस्तान में, बट अल्टीमेटली यूएसए को वैसे ही घुटने टेक करके जाना पड़ा जैसे कि वियतनाम वॉर के दौरान। तो ऐसे सिचुएशन में तालिबान एक बार फिर से पावर में आता है और उस टाइम पर पाकिस्तानी बड़े खुश होते हैं कि भाई अब तो हमारे बिरादर जो हैं वो पावर में आ गए अफगानिस्तान में। इवन इमरान खान की सरकार उस टाइम चल रही थी, तो कहा गया था कि हमने जो बेड़ियां थी गुलामी की वो हमने तोड़ दी। बट सही मायने में देखा जाए तो काबुल आज के टाइम पर एक इंडिपेंडेंट जर्नी कंटिन्यू करना चाहता है। इंटरनेशनली देखें तो रशिया वर्ल्ड का पहला कंट्री बन चुका है जिसने तालिबान को ऑफिशियल रिकॉग्निशन दे दिया है। ये आपने देखा होगा, भी रिसेंटली जुलाई मंथ में ही हुआ है। तो ये जो चीज़ है ना, इनको हमें भी समझने की ज़रूरत है कि भाई समय के साथ में अगर चीज़ों में हमने अपने आप को अपडेट नहीं रखा तो फिर हम खुद आउटडेटेड हो जाएंगे। 4 साल का रूल हो गया है। आज तालिबान या फिर काबुल, उसकी रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ में बड़ी टेंशन वाली है। इसको लेकर के आप खैबर पख्तूनख्वा वाला जो रीजन है वो देख सकते हैं, पाकिस्तान वाला ड्यूरेंट लाइन को बिल्कुल नहीं मानता है तालिबान। फिर आ जाओ आगे कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान, उसके लिए पाकिस्तान बार बार ये कहता रहता है कि ये बहुत बड़ा टेररिस्ट ग्रुप है जो कि हमारे अगेंस्ट में मूवमेंट चलाता रहता है, और आप भी देखते हैं रिपोर्ट्स आती रहती हैं। उसको भी बताया जाता है कि तालिबान का सपोर्ट है। तो तालिबान और पाकिस्तान दोनों की रिलेशनशिप जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती हुई समझी गई थी 2021 के बाद में, वो उस तरफ ना जाकर के बिल्कुल उल्टा चल गई है। ठीक है, फिर राइटर बोलना चाह रहे हैं कि मैं तालिबान के एक सीनियर लीडर है सुहेल शाहीन, जो कि अभी दोहा पॉलिटिकल ऑफिस में लोकेटेड, मतलब वहां पे डिप्लॉयड है इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान की तरफ से। अफगानिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव है कतर में, दोहा आपको पता है वहां पे। तो उनके द्वारा कहा गया कि तालिबान पाकिस्तान के साथ बहुत ही क्लोज टाइज रख करके इंडिया के अगेंस्ट कुछ करेगा। इस बात को अब इंडिया को छोड़ देना चाहिए, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचते हैं। और यही बात राइटर बोल रहे हैं कि मैं बहुत से इंडिविजुअल से अफगानिस्तान में तालिबानी लीडर से मिल चुका हूं, मुझे ऐसा कहीं पे भी नहीं लगा कि तालिबान जो है वो इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ जाकर के और पाकिस्तान के साथ में एक, कहते हैं ना कि साठगांठ बिठाएगा। तो ये चीजें सिंपल है। इसके अलावा अभी पहलगाम अटैक जिस तरीके से हुआ था, तो उसके बाद में तालिबान की तरफ से जो कंडेमनेशन आया, तालिबान ने सीधा सीधा उस चीज की निंदा की थी कि भाई आप निहत्थे लोगों पर हथियार यूज कर रहे हो, ये बिल्कुल भी ठीक बात नहीं है। इस बात के बाद में हमारे फॉरेन अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने पहली बार तालिबानी काउंटर पार्ट उनसे बात की, जिनका नाम है आमिर खान मुत्ताकी, उनसे, और कहा कि आपने जो कंसर्न रेज किया है वो वाकई में हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये अभी तक का हाईएस्ट लेवल कॉन्वर्सेशन है इंडिया और तालिबान के बीच में, जहां पर फॉरेन अफेयर मिनिस्टर्स एक दूसरे से बात करते हैं विद रिगार्ड्स टू पहलगाम इंसिडेंट। ठीक है, अब क्या है कि हमारी जरूरत है कि हम धीरे धीरे तालिबान के साथ एंगेजमेंट बढ़ाएं।
क्योंकि धीरे धीरे अब क्या है, तालिबान के साथ में चाइना, यूएई, उज्बेकिस्तान, इन्होंने तो देखो अपने एम्बेसडर्स भी काबुल में भेज दिए हैं, एंगेजमेंट बढ़ी। दूसरा, बीजिंग लगातार ट्राइलेटरल एंगेजमेंट में अफगानिस्तान को लेके चल रहा है, जिसमें चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो पाकिस्तान के थ्रू होकर के जा रहा है, उसको अब एक्सटेंड करके अफगानिस्तान की तरफ भी लाने की बात हो चुकी है। तो ऐसे में जब चाइना इतना एग्रेसिवली काम कर रहा है, तो इसमें हमें फिर पीछे नहीं रहना चाहिए, नहीं तो फिर हम बहुत ज्यादा डिले कर जाएंगे, राइट। तो हमें कहीं ना कहीं डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स को तो बढ़ाने की जरूरत है, ज्यादा भी नहीं तो एम्बेसडर हमें भेजने की जरूरत है इस साउथ एशियन इंपॉर्टेंट कंट्री के अंदर, ठीक है। अफगानिस्तान समय के साथ बदल रहा है, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है जब से अफगानिस्तान ने केवल खून खराबा देखा है। आप 1979 में यूएसएसआर इन्वेजन देख लो अफगानिस्तान में, फिर 2001 में वहां पर अफगानिस्तान में यूएसए की एंट्री देख लो। इन सब ने वहां पर केवल और केवल खून खराबा किया है। आज वो देश खुद को रिकंस्ट्रक्ट करना चाहता है, तो ऐसे में हम क्यों ना उनके साथ में एंगेज करें। हम भी तो यही चाहते हैं ना कि प्रोडक्टिविटी जो है, रीजनल प्रोडक्टिविटी, रीजनल एंगेजमेंट राइज हो। तो उसमें अभी तालिबान बिल्कुल सूटेबल दिखाई पड़ रहा है। हाँ, कई एस्पेक्ट हैं, जैसे कि आपने देखा होगा विमेन एजुकेशन की बात आती है तो महिलाओं को मोरलेस बैन किया हुआ है। अब ऐसी आवाजें भी उठ रही हैं तालिबान के अंदर से ही कि महिलाओं के एजुकेशन पे जो बैन है दैट शुड बी लिफ्टेड, हटाओ इसको, महिलाओं को भी एम्पावर करने के लिए हमें काम करना होगा। तो ये बड़ी पॉजिटिव वाइब्स उधर से आ रही हैं लगातार। आज तालिबान के पास में सबसे बड़ा जो रिसोर्स है दैट इज वहां की ज्योग्राफी, एकदम बिल्कुल स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है अफगानिस्तान, सेंट्रल एशिया में, साउथ एशिया सेंट्रल एशिया कनेक्ट करता है। दूसरी बात करें, वहां पर रिसोर्सेज बहुत है, तो हम क्यों नहीं प्रॉपरली उनके साथ एंगेज करें, है ना। अफगानिस्तान की जरूरत क्या है आज के टाइम पे, एक तो क्या है कि अफगानिस्तान की जो रिप्रेजेंटेशन है डिफरेंट कंट्रीज में, उनको अफगानिस्तान वापस से रिकॉल कर रहा है, जो कि तालिबान की एक बहुत प्रोग्रेसिव माइंडसेट को शो करता है। तालिबान चाहता है कि जो भी लोग हमारे डर या फिर जो कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन की वजह से अफगानिस्तान छोड़ करके आउट ऑफ अफगानिस्तान जाके सेटल हुए हैं, उस टैलेंट को हम दोबारा हमारे देश में बुला करके हमारे देश की प्रोग्रेस को बढ़ावा देना चाहते हैं। अब आप सोचो माइंडसेट क्या है, क्या ये देश टेररिज्म को बढ़ाने के बारे में सोच रहा है। फिर आगे राइटर बोलना चाह रहे हैं कि फीमेल एजुकेशन को जिस तरीके से बैन किया गया, अब उसको एक बार फिर से स्टार्ट करने की बात तालिबान के अंदर हो चुकी है कि भाई इतना ज्यादा रेडिकल हमारा अगर अप्रोच रहेगा तो फिर हम प्रोग्रेसिव सोसाइटी नहीं बन पाएंगे। तो ये जो चीजें है ना, सीधा शो करती है कि अब इंडिया को ज्यादा डिले नहीं करना चाहिए इस साउथ एशियन कंट्री के साथ एंगेज करने में। अब राइटर जो है कुछ सजेशंस दे रहे हैं, पॉइंटर्स वाइज देखेंगे। कल कमेंट्स मैंने देखे थे, सर पॉइंटर्स में बताओ। देखो आर्टिकल में आते हैं तो पॉइंटर से डिस्कस होते हैं, खैर देख लेते हैं। पॉइंट इज कि अफगानिस्तान में कैसे एक नेशनल रीबर्थ हो सकता है, कैसे इंडिया उसकी सहायता कर सकता है। पहला पॉइंट, अफगानिस्तान लिथियम या फिर जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनके लिए सऊदी अरब है। जैसे सऊदी अरबिया वर्ल्ड में क्रूड ऑयल के लिए फेमस है, एग्जैक्टली वैसे ही लिथियम और रेयर अर्थ मिनरल्स जो कि बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के लिए क्रूशियल होते हैं, उनके लिए सऊदी अरब से कम नहीं है अगर आप कंपेयर करो तो अफगानिस्तान को। ये बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को भी यहां समझनी चाहिए कि क्या ये समय नहीं है जहां पर हमें गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनीज को अफगानिस्तान में भेजना चाहिए और वहां पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कराओ, इंडस्ट्रियलाइजेशन कराओ और हमारे लिए भी वहां पर ऑप्शंस एक्सप्लोर करो रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जो शॉर्टेज है ना अफगानिस्तान में, उन शॉर्टेजेस को रिकॉग्नाइज करके जिस भी चीज की कमी है, एक्सपर्टीज की कमी है, फंडिंग की कमी है, काम करो वहां पे। अफगानिस्तान में लिथियम है, इसके लिए सऊदी अरबिया और लिथियम बोलते ही हैं। आज हमारे बिजनेस हाउसेस को वहां पर काम करने की जरूरत है, क्योंकि वहां पर कॉपर वेल्थ भी अच्छी है। कॉपर की देखो कमी है इंडिया में रॉ मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। रेयर अर्थ मिनरल्स, स्पेस, आप डिजाइन की बात कर लो, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिफेंस टेक्नोलॉजी हर सेगमेंट में जरूरी है। तो क्यों ना हम वहां पर इन्वेस्ट करके और इन चीजों का फायदा उठाए और वहां की जनता को भी फायदा दिया जाए। तो यहां पर हमारी अप्रोच कैसी होनी चाहिए, नॉन एक्सप्लॉइटेटिव, ऐसे नहीं चाइना की तरह कि हाँ जी खुद का फायदा देख लिया, अफगानिस्तान के लोगों को कुछ फायदा हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, हमें एक तरीके से विन विन सिचुएशन पे काम करना है, हमारा भी फायदा हो तो अफगानिस्तान के लोग भी एम्पावर्ड हो, ठीक है। दूसरा पॉइंट, लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से एंगेज करो। आज अगर देखें तो अफगानिस्तान की एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्री, इनको एक रिवाइवल की जरूरत है। इस रिवाइवल के लिए अगर हम सपोर्ट दे दें तो कितना बेनिफिट होगा। क्यों? क्योंकि अफगानिस्तान में आपको पता है कि ड्रग्स का एक बहुत बड़ा
कार्टल काम किया करता है। वहाँ पर किसान जो हैं वो पॉपी कल्टीवेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं, ओपियम, हेरोइन, इनके ट्रेड में लगे रहते हैं जो ट्रेडर्स हैं। तो इस वजह से वहाँ पर बहुत ज़्यादा नशे की लत, और आसपास में भी इसके चलते अफगानिस्तान की इमेज खराब हुई। तो जैसे ही तालिबान आया ना, आते ही सबसे पहले तो ये पॉपी कल्टीवेशन, अफीम और ये सारी चीज़ें बंद कर दी, बोले ये चीज़ें अलाउड नहीं है। अब क्या हुआ कि वहाँ के फार्मर्स की जो लाइवलीहुड थी वो हो गई ख़त्म। तो क्या किया जाए उसके लिए? सिंपल है कि फार्मर्स को ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड किया जाए कि कैसे वो सर्वाइव कर सकते हैं, कैसे वो ऑल्टरनेट्स पे काम कर सकते हैं खेती के। इस हिसाब से देखें, वैसे आपको ध्यान होगा कि हमारे दोनों तरफ, ईस्ट और वेस्ट, दोनों दिशाओं में एक तरीके से ड्रग्स का पूरा एक है, तीन तीन कंट्रीज का बंच है जो कि मोर और लेस हमारे लिए भी खतरा पैदा करता है। जैसे कि नॉर्थ ईस्ट के लिए हमारे लिए गोल्डन ट्रायंगल, जैसे जहां पर म्यांमार, लाओस और वियतनाम, थाईलैंड, ये कंट्रीज आ जाते हैं। वहीं पर गोल्डन क्रिसेंट में ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ये ड्रग्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल रीजन्स हैं, और इनका खामियाजा फिर इनसे लगने वाली हमारे जो बॉर्डर स्टेट्स हैं उनमें हम बार बार देखते रहते हैं। तो लाइवलीहुड पॉइंट ऑफ व्यू से हमें थोड़ा सा और एंगेज करने की ज़रूरत है। फिर आ जाओ हेल्थ एंड एजुकेशन। देखो, हमें देखा, अगर हम थोड़ा सा पीछे पास उठा करके देखें तो हमारे यहाँ पर पिछले एक दशक के अंदर जो इंडिया में अफगानिस्तान से आने वाले स्टूडेंट्स की संख्या की बात करें तो वो लगातार डिक्लाइन कर गई है। 2014-15 के लगभग 11,000 अफगानी स्टूडेंट्स इंडिया में पढ़ते थे, जिनमें 35% तो महिलाएं हुआ करती थी, पर वो अभी ड्रास्टिकली रिड्यूस्ड देखा गया है। तो ऐसे में हमें एक तो वीज़ा रेस्ट्रिक्शन जो लगाई है तालिबान के आने के बाद में, एक तो उन पे हमें एक रिव्यू की ज़रूरत है, ठीक है। दूसरा, जो फॉरेन में जाकर के अफगानीज ट्रीटमेंट लेकर के आते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट, तो उनके लिए हम यहाँ पर रास्ते ओपन करेंगे। तो इंडिया में वैसे मेडिकल ट्रीटमेंट सस्ते होते हैं एज कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज, तो ऐसे में उनको हम वेलकम कर सकते हैं एजुकेशन, ट्रेड, बिजनेस, उस एस्पेक्ट से भी, ठीक है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया। फिर आ जाओ तालिबानी गवर्नमेंट के द्वारा अब शुरुआत भी की जा चुकी है कि हाँ जी, हम चाहते हैं कि इंडियन कंपनीज हमारे यहाँ पर आए, और ये पॉइंट भी अच्छा है कि इंडिया के अगर कंपनियां जाकर के अफगानिस्तान में हॉस्पिटल ओपन करें, वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे हम काम करें, तो हमारी जो एक्सपर्टीज है उसका बेनिफिट उनको मिलेगा। साथ ही साथ टीचर ट्रेनिंग जो है वो यूनिवर्सिटीज़ लेवल पे प्रोवाइड की जाए। वहाँ पर फार्मास्यूटिकल कंपनीज की फैक्ट्रीज भी हम वहाँ पर जाके खोल सकते हैं। तो एस्पेक्ट बहुत है हेल्थ एंड एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट, दिव्यांग सेवा। पिछले 40 सालों में अफगानिस्तान लगातार युद्ध के हत्थे चढ़ा रहा, तो ज़्यादा भी नहीं तो 15 लाख से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि लड़ाइयों के चलते डिसेबल्ड हो गए, किसी का पैर टूट गया, किसी का हाथ कट गया, तो वहां पर हम सपोर्ट दे सकते हैं। और हमारी तरफ से एक इनिशिएटिव ऑलरेडी चल रहा है, जयपुर फूड ऑर्गेनाइजेशन है एक, जिसको लीड कर रहे हैं सेबी के फॉर्मर चेयरमैन, नाम उनका DR मेहता। उनके द्वारा अफगानिस्तान के लोगों को प्रोस्थेटिक्स दिए जा रहे हैं, एक तरीके से आर्टिफिशियल लिम्स हैं वो प्रोवाइड किए जा रहे हैं। और अभी रिसेंट एक वीडियो भी आपने देखा होगा, वायरल हुआ था कि एक अफगान का पैर कटा हुआ था, उसको एक पैर जैसे ही दिया आर्टिफिशियल तो वो दौड़ने लगा और बिल्कुल जॉय में, खुश होकर के। तो ये सॉफ्ट पावर को राइज करने का तरीका है। यहाँ पर जो समाज सेवक है, फिलैंथ्रोपिक बॉडीज हैं, वो हो गई, हमारी जो कॉरपोरेट हाउसेज हैं, उनको आगे आने की जरूरत है दिव्यांग सेवा के नाम से। फिर आ जाओ नेक्स्ट, क्रिकेट। क्रिकेट में आप देखो आज अफगानिस्तान की टीम बहुत ज़्यादा थैंकफुल है इंडिया की BCCI और इंडियन गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आप खुद देखो कि डेडिकेटेड हमने क्रिकेट स्टेडियम दे रखा है। तो ऐसी परिस्थितियों में थोड़ा सा और एंगेजमेंट को बढ़ावा दिया जाए। आज राशिद खान, अजमतुल्ला, ओमर जई जैसे जो प्लेयर्स हैं, या अब्राम जादरान नाम के जो प्लेयर्स हैं, वो घर घर में हर कोई जानता है। आप खुद देखो कि इनको प्रमोशन मिला है BCCI और IPL की वजह से। तो क्यों ना हम दूसरे स्पोर्ट्स सेगमेंट में, चाहे फुटबॉल हो, रेसलिंग हो, उनमें भी हम उनको सपोर्ट करके और एक आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। तो ये भी एक सॉफ्टवेयर का तरीका है। इवन राइटर तो ये बोल रहे हैं कि BCCI को काबुल में जाकर के एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेट स्टेडियम तक बना देने का अगर सोचा जाए तो क्या गलत होगा क्या? इस तरीके से। फिर आज ट्रेड, आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद में, ऑपरेशन सिंदूर जब से हुआ है, ठीक है, उसके बाद से लेकर अभी तक अफगानिस्तान इंडिया ट्रेड पर बहुत ज़्यादा डेंट गया है, क्योंकि हम बहुत कुछ एक्सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान को। फॉर एग्जाम्पल फूड ग्रेन, एक छोटा सा मैं एग्जाम्पल लेना चाहूँ। अब वो जाता किधर से है? हमारी अटारी वाघा बॉर्डर को क्रॉस करते पाकिस्तान, पाकिस्तान से फिर अफगानिस्तान। बट अटारी वाघा बॉर्डर हमने कर रखी है बंद, आपको ध्यान है, अफगानिस्तान वाला जो ट्रेड है इसको लेकर के, तो ये पाकिस्तान के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर के, इसका खामियाजा अफगानिस्तान को भुगतना पड़ रहा है। तो या तो इस अटारी वाघा बॉर्डर के ऊपर बातचीत हुआ करके दोबारा से काम हो, अगर ये पॉसिबल नहीं बन पा रहा है तो जो ईरान के रास्ते हमारा जो पूरा नेटवर्क बना हुआ है चाबार पोर्ट से अफगानिस्तान तक,
तो उसके थ्रू फिर हम सप्लाई दें। इससे क्या हो कि अफगानिस्तान की जो ट्रेड जो एंगेजमेंट है हमारे साथ में वो ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, फिर आ जाओ पीपल्स डिप्लोमेसी। देखो, पीपल टू पीपल एंगेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आपको रिलेशनशिप को लंबे समय तक लेकर के जाना है। ठीक है, अभी हमारे यहां पर अगर टॉप लेवल मीटिंग्स की बात करें तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स की बातचीत हुई है, तो ऐसे में यहां पर एस जयशंकर जी के अलावा टॉप लेवल पे और ज़्यादा मीटिंग्स को हमें फ्रिक्वेंट करना होगा। हमें मीटिंग्स की जो फ्रिक्वेंसी है उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। टाइमली एक्सचेंज हो, बातचीत हो स्कॉलर्स के बीच में, जर्नलिस्ट के, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट, सोशो कल्चरल लीडर्स, कैप्टन्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इनके बीच में जब एंगेजमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा टाई अप्स भी बढ़ेंगे और अफगानिस्तान को प्रोग्रेस करने में हम सपोर्ट कर देंगे। फिर आता है रीजनल कॉपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सार्क, जिसमें अफगानिस्तान भी पार्टिसिपेट करता है, इंडिया भी करता है, तो इसको एक रिवाइवल देने की जरूरत है। बट पॉइंट इज कि इसमें इंडिया और पाकिस्तान की जो राइवलरी है जिसके चलते ये बिल्कुल ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ ग्रुप है। अब क्या है कि आज के समय पर इंडिया या इंडिया के अलावा जो दूसरी रीजनल पावर्स है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अफगानिस्तान को हर एक तरीके से प्रोग्रेस करने में सपोर्ट करें। और एक चीज ध्यान रखें, जो कंट्री जितना इकोनॉमिकली प्रोग्रेस करता है वो उतना ही पीस को लाइक करना पसंद करता है, क्योंकि लड़ाई में आपको पता बहुत बर्बादी होती है, तो वो केस बन जाता है। तो यहां पर अभी जरूरत है कि अफगानिस्तान को राइवलरी या कंपटीशन की सॉइल ना बना करके कॉपरेशन के एस्पेक्ट में काम किया जाए। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे वियतनाम भी यूएस के साथ में कॉन्फ्लिक्ट में लंबे समय तक उलझा रहा, बट अल्टीमेटली जब यूएसए ने विड्रॉ किया वहां से, तो वियतनाम ने डिसाइड किया कि हम दुनिया के हर एक कंट्री के साथ एंगेज करना चाहते हैं। उसी मैनर में अफगानिस्तान भी अब बिल्कुल ओपन है कि हम कोई किसी ग्रुप में नहीं जाना चाह रहे, हमें हमारे लोगों के बारे में सोचना है। तो समय बिल्कुल ठीक है कि हम जो ओल्ड सिविलाइजेशनल एंगेजमेंट है अफगानिस्तान के साथ उसको हम रिवाइवल दें। तो ये सजेशंस थे राइटर की तरफ से, बहुत ही अच्छा आर्टिकल था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है कंटेस्टिंग द फ्यूचर ऑफ फॉरेस्ट गवर्नेंस। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर 3 के इस पर्टिकुलर टॉपिक के साथ कनेक्ट कर सकते हो। देखो, बात कुछ ऐसी है कि छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया। उसमें यह कहा कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट है 2006, जिसमें जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है, जंगल में रहने वाली जो भी समाज है, उन लोगों को अधिकार देने का पॉइंट दिया हुआ है। तो वहां पर एक पॉइंट बनता है दैट इज रिलेटेड टू कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स। इसका मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट, नाम से पता पड़ रहा है कि जंगल में रहने वाली जो कम्युनिटीज हैं उनका उसी जंगल में जो रिसोर्सेज है उन पे कितना अधिकार है। उस बात को लेकर के ये कहा कि अब से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ जो है वो ही नोडल एजेंसी के तौर पे काम करेगा। इसका मतलब जो फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स हैं, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो अब डिसीजन लेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज से रिलेटेड, जंगल की अगर बात करें तो इस बात को लेकर के यहां पर राइटर कह रहे हैं कि आप खुद सोचो कि जो फॉरेस्ट राइट एक्ट लाया गया था यह अपने आप में कॉलोनियल माइंडसेट को चेंज करने वाला था। क्योंकि कॉलोनियल माइंडसेट भी तो कुछ ऐसा ही था ना कि सारी चीजें सरकार के कंट्रोल में होनी चाहिए, और जो जंगल में रहने वाले लोग हैं ये तो एक तरीके से रिपीटेटिव ऑफेंडर्स हैं, ये तो लगातार क्राइम करने वाले हैं। जमीन पर, जंगल पे कंट्रोल होना चाहिए स्टेट का। तो यही चीज अगर आज के टाइम पे भी गवर्नमेंट्स करती चली जाएंगी तो क्या कॉलोनियल माइंडसेट ही कंटिन्यू नहीं हो रहा? इसको चेंज करने के लिए 2006 में आपने एक्ट लेकर के आए, आप उस एक्ट को डाइल्यूट कर रहे हो। ये यहां पर कंसर्न रेज किया, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन लेटर रिलीज किया है ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या बात कह दी कि जो ग्राम सभा का जो कॉन्सेप्ट है, क्योंकि फॉरेस्ट राइट एक्ट में ग्राम सभा को एम्पावर किया गया है अपने कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज को मेंटेन करने से संबंध में। तो एक तरीके से ग्राम सभा क्या हो गई, फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत स्थापित बॉडीज हो गई, तो ये स्टैट्यूटरी अथॉरिटी हो गई इनके पास में। बट पॉइंट इज, आप इस तरीके से नए नए लॉज लेकर के आते हो और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनको एम्पावर कर रहे हो एज कंपेयर, बजाय कि जो आपके फॉरेस्ट कम्युनिटी के लोग हैं। तो ये चीजें डाइल्यूट करती हैं पूरे सिस्टम को जो आपने बनाया था। इवन मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उनकी तरफ से बहुत बार मॉडल प्लान तक रिलीज किया है और उसमें कहा गया कि भाई जो भी रिसोर्सेज है उनको मैनेज करने का अधिकार अगर किसी का है तो वो फॉरेस्ट कम्युनिटी का है। तो यहां पर क्या ऐसे कानून लाने की जरूरत है? दूसरा, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को इस तरीके से आप फॉरेस्ट राइट एक्ट को आप इस तरीके से डाइल्यूट करेंगे तो वहां पर जो एक्सपर्ट्स हैं, जैसे एनजीओज हैं, या फिर आप देख सकते हो कि जो ग्राम सभा का रोल है अपने लोकल रिसोर्सेज को मैनेज करने में, वो आप रिड्यूस कर दोगे, तो क्या वाकई में आप लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चल रहे हो? तो ये कंसर्न यहां पर रेज किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जब ये लेटर रिलीज किया
छत्तीसगढ़ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने। उसके बाद होने लग गया प्रोटेस्ट, ऑब्जेक्शन तो हुआ, फिर प्रोटेस्ट में लोग उतर गए, ग्राम सभा के लोग, लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, आदिवासी राइट्स ग्रुप्स। तो ऐसे में फिर लेटर को विड्रॉ करना पड़ गया। तो सवाल ये आता है कि अभी भी सरकारें ऐसा क्यों सोचती हैं कि भाई जंगलों को मैनेज करने का जो सही तरीका है वो केवल फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स को ही है। ये यहां पर हमें करेक्ट करना होगा, तभी जाकर के फॉरेस्ट गवर्नेंस का जो फ्यूचर है वो सेटल हो पाएगा। क्योंकि सीधी बात है, अगर हम लोकल्स के एक्सपर्टीज और उनके नॉलेज को साथ लेकर के चलेंगे तो वो फिर हमें सस्टेनेबिलिटी दिखाएगा कि कैसे रिसोर्सेज मैनेज होते हैं, कैसे इकोसिस्टम बैलेंस होता है और कैसे आप लॉन्ग टर्म प्लान लेकर के चल रहे हो। क्योंकि उनकी तो जनरेशंस बीत चुकी है वहां पर, तो उनको पता है कि हम कैसे फॉरेस्ट के साथ में, वहां पर रहने वाली लाइफ के साथ में एंगेज करते हुए एक अच्छी जिंदगी जी सकें। तो यहां पर हमें फॉरेस्ट मैनेजमेंट को समझना होगा। फॉरेस्ट की बात करें तो सरकार के अंडर में हमेशा से रहा है। देखा जाए तो फॉरेस्ट ने हमें कंट्रोल करने की कोशिश, हमेशा का मतलब मोटा मोटा हम कॉलोनियल पीरियड की बात कर रहे हैं। हाँ, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क्स इनकी बात करें तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सीधा गवर्नमेंट के अंडर आता ही है। बट उसके अलावा देखा जाए तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स के थ्रू कुछ ना कुछ प्लान्स बनते रहते हैं फॉरेस्ट को मैनेज करने में। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये मोटा मोटा कॉलोनियल पीरियड का ही चलता आ रहा है। और इसमें ज्यादा फोकस किस पे किया जाता है, हम साइंटिफिक फॉरेस्ट्री पे काम करना चाहते हैं। अरे भाई, ये कैसी फॉरेस्ट्री है जहां पर नेचुरल इकोसिस्टम को आप काट करके मोनोकल्चर, सिंगल एक एक प्लांट को ग्रो करके आप डेवलप करना चाह रहे हो। इवन जो इकोलॉजिस्ट रहे हुए हैं हमारे माधव गाडगिल जैसे, उनके द्वारा भी कहा गया कि भाई आप नेचुरल फॉरेस्ट को काट करके सिंगल स्पीसी प्लांटेशन पे जाना चाहते हो। ये कौन सा सिस्टम हो गया? ये तो इसका मतलब सिंपल है कि आपका टारगेट है केवल और केवल वुड रिक्वायरमेंट, मतलब लकड़ी की रिक्वायरमेंट को पूरा करो, बाकी इकोसिस्टम से हमें कोई लेना देना नहीं है। जबकि फॉरेस्ट कोई एक पर्टिकुलर ऐसे थोड़े, कल हमने डेजर्ट वाला भी समझा था कि आप जो चीजें परसीव करके चल रहे हो उसको करेक्ट करो। हम फॉरेस्ट का मतलब केवल पेड़ों से नहीं ले सकते, वो पूरा एक इकोसिस्टम है जहां पर वहां पर जंगल के पेड़ पौधे भी हो गए, डिफरेंट श्रब्स, वेजिटेशन हो गई, वहां की माइक्रो लाइफ हो गई, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े, इनवर्टिब्रेट्स जो भी हैं, एनिमल्स सारे आ गए वहां पे। वहां पर सॉइल का अपना खुद का एक प्रोफाइल होता है, एक डिफरेंट है। फिर उसके साथ में वहां पर रहने वाले लोकल कम्युनिटी के लोग, ये सब मिलकर के वो इकोसिस्टम बनता है। आप क्यों एक सिंगल प्लांटेशन को लेकर के बोल सकते हो कि फॉरेस्ट मैनेजमेंट ऐसा होगा? आज अगर देखें तो जो इन्वेजिव स्पीसीज हैं, हाँ, जो बाहर की जो एनिमल स्पीसी है या प्लांट्स की स्पीसी है, वो ऑलरेडी फॉरेस्ट एरिया को बहुत हद तक डिग्रेड कर चुकी है। तो क्यों ना हम फाइनेंशियल रिसोर्सेज को ध्यान रखते हुए, काम ना करते हुए, एक प्रॉपर बैलेंस लेकर के काम करें। तो इस पे हमें काम करना है। आज सेंट्रल इंडिया की बात करेंगे, छत्तीसगढ़ आपको पता है सेंट्रल इंडिया का पार्ट है, राइट? तो वहां पर टिम्बर एक्सट्रैक्शन की बात करें, लकड़ी के हिसाब से जंगल को देखना, तो ये तो बोला इंडिपेंडेंस के टाइम से लगातार हम देख रहे हैं। उसके पहले भी रेजिस्टेंस किया जाता था लोकल्स के द्वारा, बहुत सारे हमारे ट्राइबल मूवमेंट्स हमने देखे हैं, रिवोल्ट्स हमने देखे हैं, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पढ़ते भी हैं आप लोग। तो वो मोरलेस अपने खुद की इकोसिस्टम को मैनेज करने और प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो यहां पर हमारा मेन एस्पेक्ट होना चाहिए लोकल्स का एंगेजमेंट। लोकल्स की लाइवलीहुड को कॉम्प्रोमाइज मत करो। पर अनफॉर्चुनेट चीज क्या है कि भाई वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन हो या फॉरेस्ट इकोसिस्टम के रिस्टोरेशन की बात हो, हर चीज में ब्यूरोक्रेटिक हर्डल या ब्यूरोक्रेटिक रेट्स, वहां से अप्रूवल होगा तो ही काम होगा। तो ये चीजें जो है वो एक ऑटोनॉमी को भी रोकती हैं और लॉन्ग टर्म प्लान को भी प्रॉब्लम में डाल देती है। हम यहां पर सर्वाइवेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी पे ध्यान देकर के काम करें, लोकल नीड्स को समझे, करंट प्रॉब्लम्स को इंटीग्रेट करें। आज क्लाइमेट चेंज एक सच्चाई है, तो क्लाइमेट चेंज के साथ कैसे निपटा जाए? आप बताइए कि एक प्रोफेशनल जिसने किताबें पढ़ी है, जो दूर दूर से देखता है, वो अच्छे से बता पाएगा, या फिर उससे भी ज्यादा अच्छे से एक लोकल कम्युनिटी का इंडिविजुअल बता पाएगा जो वहां पर रहता है और उसने कई सदियों से कई तरीके के चैलेंजेस को एनकाउंटर करते हुए काम किया है। सिंपल सी बात है। तो यहां पर हमें ये कंसिडर करके चलना होगा। आज हमारे देश में फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसके तहत 10,000 के लगभग ग्राम सभाएं स्थापित की जा चुकी हैं। मतलब ग्राम सभाएं तो बहुत हो चुकी हैं, पर 10,000 के लगभग ग्राम सभाओं को हमने CFRR का टाइटल दे दिया। मतलब कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट्स का जो डिसीजन मेकिंग रोल है वो 10,000 के लगभग ग्राम सभाओं को हमने दे दिया। बट सही मायने में देखें तो जो आपकी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिजर्व्स हैं, रिसोर्सेज हैं, उनको मैनेज करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करने में सक्षम केवल 1,000 के लगभग ही ग्राम सभाएं हैं। इसका मतलब नंबर्स तो हमने अच्छा खासा दिखा दिया, पर कैपेबिलिटी डेवलप हमने नहीं की। अब होता क्या है कि अगर कोई ग्राम सभा अपना प्रपोजल तैयार करे,
ठीक है, जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके द्वारा अपनी ग्राम सभा बनाई गई अंडर द एक्ट ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ 2006। तो वो अपन प्लान लेकर के लेके जाते हैं, तो उन लोगों को इतना डिले पे डिले, चक्कर पे चक्कर कटाते लग जाते हैं। स्ट्रेटेजी ऑफ एट्रीशन, दैट मीन्स उनको वीक बनाने की कोशिश। इनके संबंध में कोई डिसीजन लेना हो, ग्राम सभा को अप्रूवल देना है, सीएफआरआर का टाइटल देना है, या जिस सीएफआरआर टाइटल वाली ग्राम सभा के द्वारा कोई सीएफआर प्रपोजल तैयार भी किया है, कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स प्रपोजल भी तैयार किया है, तो उसको आप डिले कर रहे हो, रिजेक्ट कर रहे हो, तो ये चीजें फिर बाद में कॉन्फिडेंस को और ज्यादा डाउन कर देती हैं। दूसरा, आप यहां पर अभी भी वही हमने बात की, कॉलोनियल माइंडसेट को लेकर के चल रहे हो कि पावर लोकल्स के पास में ना जाकर के पूरी सेंट्रलाइज रहे और जो ऑफिशियल्स हैं उन्हीं के हाथ में रहे। तो ये चीजें फिर बाद में केवल और केवल डाइल्यूट करेंगी फॉरेस्ट इकोसिस्टम को। इसके आगे मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की तरफ से जो एफर्ट्स लिए जाते हैं, अब इस तरीके से जो सेंट्रलाइजेशन का जो काम हो रहा है उसको लेकर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास में बहुत सारे मुद्दे गए भी हैं, पर खुद मिनिस्ट्री जो है वो कंफ्यूज दिखाई पड़ती है। कभी बोलती है कि हाँ जी फॉरेस्ट कम्युनिटी को एम्पावर करना है तो उसके हिसाब से काम करें, फिर बोल देती है कि नहीं, फॉरेस्ट कम्युनिटी के इतने अधिकार कैसे हो सकते हैं। तो वो खुद कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड अप्रोच लेकर के चल रहे हैं, तो सही तरीके से काम ही नहीं हो पा रहा। जो ट्राइबल कम्युनिटी है, जो फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनका एम्पावरमेंट होना चाहिए, वो भी नहीं हो पा रहा, और जो एक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कोई काम हो तो वो फिर वहां पर इंपोज करने की ज्यादा कोशिशें दिखती हैं। 2024 में तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के साथ मिलकर के मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर ने एक लेटर इशू किया। उसमें यह कहा कि जो नेशनल वर्किंग प्लान कोड है एनडब्ल्यूपीसी, उसके हिसाब से हम फॉरेस्ट को मैनेज करेंगे और उसमें रोल रहेगा फॉरेस्टर्स का। फॉरेस्टर्स का मतलब फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स का। अब यहां पर राइटर सीधा बोल देते हैं, क्या यह सीधा फॉरेस्ट राइट एक्ट का वायलेशन नहीं है क्या, कि फॉरेस्ट मैनेज करने के लिए आपने ग्राम सभाओं का कॉन्सेप्ट दिया, फॉरेस्ट ड्वेलर्स को आपने इन्वॉल्व करना था। आप ये बताओ कि उन्हीं फॉरेस्टर्स को उन्हीं फॉरेस्ट को मैनेज करने के लिए आप फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स को ही आगे इंपोज करो कि भाई इनका इन्वॉल्वमेंट तो जरूरी है, या सजेस्ट किया गया। तो ये चीजें हटनी चाहिए, यहां पर लोकल कम्युनिटी का रोल होना चाहिए। एनडब्ल्यूपीसी खुद ये कहता है कि फॉरेस्ट मैनेज अगर करने की बात आए तो आप वहां पर रहने वाले जो लोग हैं उन लोगों के इंटरेस्ट और जो मालिक है एक्चुअल में जमीन का, अब आपको पता है फॉरेस्ट ड्वेलर्स जिन्होंने कई जनरेशंस बिता दी वही तो वहां के मालिक हुए एक तरीके से, और उसी चीज को फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत इंश्योर करने की कोशिश की गई। तो आप उनके अधिकारों को समझ करके फिर काम करो। बट पॉइंट इज कि अगेन हमेशा फॉरेस्टर्स को आगे रखना। भाई सीधी बात है, आपके पास में फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं, उनके पास में एक्सपर्टीज है अपने डोमेन की, और फॉरेस्ट ड्वेलर्स हैं, उनके पास में ट्रेडिशनल नॉलेज है। दोनों साथ मिलकर काम करेंगे तभी तो अच्छे से मैनेज हो पाएगा, तभी तो फॉरेस्ट का हम सस्टेनेबल मैनर में यूटिलाइजेशन कर पाएंगे। वो चीजें होने की बजाय अगर आप केवल फॉरेस्ट प्रोफेशनल्स को ही आगे कर दोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। यहां पर वही कॉलोनियल माइंडसेट की अगेन लकड़ी के हिसाब से लकड़ी को मैनेज करना है। अरे भाई ऐसा नहीं, आपको फॉरेस्ट इकोसिस्टम को मैनेज करने के लिए काम करने की जरूरत है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली एक ब्रॉडर टर्म में, मैंने बताया इकोसिस्टम का मतलब क्या था, उस हिसाब से सोचने की जरूरत है। आज अगर देखें तो जो भी फॉरेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड कैटलॉग्स बनते हैं, आपको पता है कैटलॉग का मतलब पूरा एक प्रिंटेड कंटेंट होता है, ठीक है, जिसमें बताया जाता है कि कहां पर क्या चीजें हैं, किसकी क्या क्वालिटी है, किस फॉरेस्ट एरिया में कौन से रिसोर्सेज हैं। तो बोलो वो ज्यादातर फोकस किस पे किया जाता है कैटलॉग के अंदर, ज्यादातर फॉरेस्ट क्रॉप पे, ना कि फॉरेस्ट इकोसिस्टम। मतलब वहां पे लगने वाली जो वुड है उस पे तो फोकस किया जाता है, पूरे इकोसिस्टम पे ध्यान नहीं दिया जाता। ये फिर छोटा सा इग्नोरेंस है ना, प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। ग्राम सभा के प्लान को सही तरीके से इंप्लीमेंट करने में सपोर्ट करने की जरूरत है। वहां के लोगों का जो एक्सपीरियंस है उसको यूटिलाइज करो, उनको एम्पावर करो। जैसे क्लाइमेट चेंज का मामला मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि कैसे अडेप्ट करते हैं चेंजेस को लोकल सिनेरियो में, अपने जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनके साथ रहते हुए। वो ग्राम सभा और लोकल कम्युनिटी के अलावा क्या फॉरेस्ट एक्सपर्ट्स बता सकते हैं ज्यादा अच्छे से, सोचने वाली बात है। तो ऐसे में हमें जो हिस्टोरिकली जो चीजें होती आई हैं उन्हीं को रिपीट ना करते हुए थोड़ा सा नई पॉसिबिलिटीज की तरफ जाने की जरूरत है। इसमें गवर्नमेंट की तरफ से बड़े अच्छे इनिशिएटिव भी लिए गए हैं, जैसे कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कृष्ट अभियान, ये स्टार्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट ने पिछले साल। इसमें मेन टारगेट ये है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनके लिए क्या फ्रेमवर्क होना चाहिए, क्या उनको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए, उसका प्रॉपर मॉनिटरिंग होता है और उसके लिए फंडिंग एलोकेशन का काम भी किया जाता है। तो ऐसे कामों पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। ग्राम सभाओं को फ्लेक्सिबिलिटी दो, उनको अलाउ करो कि भाई आप अपने हिसाब से डिसीजन मेकिंग करो।
जो कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इंश्योर हो सके सस्टेनेबिलिटी और ये सारी चीजें। ठीक है, तो यहां पर हमें जरूरत है कि एनडब्ल्यूपीसी, दैट मींस जो हमारा नेशनल वर्किंग प्लान कोड है ना, उसको ऐसे नहीं कर सकते कि हाँ जी हमने मिसलीडिंग मैनर में इंटरप्रेट कर दिया और वहां पर केवल और केवल फॉरेस्टर्स का रोल प्ले होने की बात कह दी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग हैं। नहीं, अदरवाइज फिर ये इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, तो इसका फिर नुकसान बहुत लंबा हमें झेलना पड़ सकता है। समय बिल्कुल ये है और आने वाले टाइम के हिसाब से हमें देखना है कि फंड्स प्रोवाइड किए जाए, जो भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के जो लोग हैं उनके द्वारा किनको, जो ग्राम सभा है उनको, उनकी प्रोटेक्शन के ऊपर काम किया जाए, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मेंटेन किया जाए किन किन के बीच में, फॉरेस्ट और फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, इन तीनों के बीच में विन विन सिचुएशन हो जाएगी। तो क्यों ना हम फॉरेस्ट फ्रेंडली या फॉरेस्ट ड्वेलिंग पीपल फ्रेंडली मैनेजमेंट पे काम करें, राइट? तो ये था एक और आर्टिकल, तो 2 आर्टिकल्स थे। वीडियो यहीं पे खत्म है। थैंक यू वेरी मच।